Hello friends, this is Rajiv here. Let us discuss on the first chapter of history of class 10th, that is the rise of nationalism in Europe, where we will discuss a lot of topic related to the idea of nationalism, where we see how the ideas of nationalism grow and which are the factors which help in the development of nationalism and where it is developed, and from where the idea of nationalism come from. We have to see friend a lot of topic in this chapter. I am going to describe by written on the board each and every topic one by one. So first friend, we have to see the first social science. Nationalism in Europe. Okay, where we see the first topic in this chapter, that is the nationalism. Define nationalism. Next, ideas of nationalism, where we see from where it originated, Our first topic is the nationalism. What is the nationalism? Where we see the definition of nationalism, and in next topic, ideas of nationalism, where we see the ideas of nationalism, where it is originated and which things create the ideas of nationalism. वो सब क्या चीजें हैं जो राष्ट्रवाद को बनाता है, राष्ट्रवाद कैसे बनता है, राष्ट्रवाद के बनने का कारण क्या है, इन सब टॉपिक को हम देखेंगे इन नेक्स्ट टॉपिक. But friend, in next we just try to relate the ideas of French Revolution, where we see the result of French Revolution. आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का परिणाम क्या रहा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमको क्या दिया, इसके क्या प्रभाव पड़े विश्व पर, उसको हम देखेंगे और उसको रिलेट करेंगे कि कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट और राष्ट्रवाद का संबंध, दोनों में क्या संबंध है और राष्ट्रवाद कैसे बनता है. आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने 3 ऐसे शब्द दिए जो एक बॉन्ड का काम किया, लोगों को बांधने का काम किया, जोड़ने का काम किया, नहीं बल्कि उनके संस्कृति को, बल्कि उनके एक मानवीय स्तर पे, भौगोलिक स्तर पे, और इसी का नाम एक्चुअली दैट इज द नेशनलिज्म. हम देखेंगे
हमारा थर्ड टॉपिक होगा रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इट मींस इंपैक्ट। इसमें हम देखेंगे कि क्या इसका इंपैक्ट रहा, इंपैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन on the world, on the global world. Next we see Congress of Vienna. Congress of Vienna. You know what is Vienna? Vienna is the capital of Austria. Austria. And next, friend, we discuss Napoleonic Code. Napoleonic Code, इसको हम बोलते हैं सिविल कोड। सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियनिक कोड का निर्माण किया गया था, नेपोलियनिक कोड का निर्माण किया गया था 1804 में। किसके द्वारा? तो नेपोलियन के द्वारा। इसी कोड को हम लोग क्या बोलते हैं? नेपोलियनिक कोड। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड, we discuss important terms like Lepetri, Lepetri, कैसे ये सब क्रिएट हुआ? लेपेट्री, जिसको आज हम लोग जिसको क्या बोलते हैं? फादरलैंड। नेक्स्ट लिसिटियोन, इसको बोलते हैं सिटीजन। ये दो शब्द कैसे इंटीग्रेट करता है? ये जो दो शब्द हैं ये इंटीग्रेशन का काम किया। इसका क्या काम किया? तो इंटीग्रेट दी पीपुल, इंटीग्रेट दी पीपुल। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट 7। नेक्स्ट टॉपिक इज the mapping of nationalism in Europe. The mapping of nationalism in Europe. The mapping of nationalism in Europe. इसमें देखेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे प्रसार हुआ, राष्ट्रवाद कैसे पूरे यूरोप में फैला, कैसा उसका प्रसार हुआ, कैसे ये वैचारिक और भावनात्मक बंधन कैसे यूरोप में फैल गया। उसको इस चैप्टर में, इस टॉपिक में देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे होल यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार होता है। नेक्स्ट, द रोल ऑफ एरिस्टोक्रेसी, द रोल ऑफ aristocracy and middle class। फ्रेंड्स, मैं आपको इस सिनॉप्सिस के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग को कैसे इन शॉर्ट कैसे हमको अपना इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है, कैसे समझ लेना है बेहतर तरीके से, और इस आइडियाज को एक शॉर्ट नोट्स में कैसे संग्रहित कर लेना है, इसको देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड,
द मैपिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, द मैपिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोग दो नेशंस, दो स्टेट को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम क्या है, इसमें देखेंगे पहले यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म यूरोप में हम लोग दो कंट्री को मुख्यतः देखेंगे कि कैसे जर्मनी में यूनिफिकेशन होता है एंड कैसे इटली में यूनिफिकेशन होता है, और उसके पीछे कौन कौन फ्रीडम फाइटर हैं वहाँ के, उनको भी देखेंगे, उनका रोल क्या है, और कैसे कौन कौन से मूवमेंट चले उसको राष्ट्रवाद को बढ़ाने में और कैसे उनको यूनाइट करने में। ठीक है, तो इन सब हमारे पास टॉपिक हैं जिसको हम देखेंगे। नेक्स्ट वी सी डिफाइन द टर्म लिबरल नेशनलिज्म, डिफाइन द टर्म लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल लोग क्या चाहते थे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग तीन कंसेप्ट देखेंगे। लिबरल नेशनलिज्म, जैसा कि हम लोग पढ़े थे क्लास 9 में, वहाँ पे हम लोग देखे थे कि लिबरल के आइडियाज क्या क्या थे, रेडिकल्स के आइडियाज क्या क्या थे, और कंजर्वेटिव के आइडियाज क्या क्या थे, और तीनों लोग का डिमांड क्या था, वो क्या चाहते थे, किसके पक्ष में थे, वो राष्ट्रवाद के पक्ष में थे कि राष्ट्रवाद के पक्ष में नहीं थे, वो एकीकरण के पक्ष में थे कि एकीकरण के पक्ष में नहीं थे। हम इन तीनों आइडियाज के द्वारा हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा लिबरल हो गया, लिबरल नेशनलिज्म। So first hand, you see the next topic, define कस्टम यूनियन, जिसको नाम दिया गया था जुलेवरिन, देखेंगे इस जुलेवरिन का कंसेप्ट क्या करता है। एक कस्टम यूनियन था, कैसे उसने ट्रेड और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे उसके तहत कैसे उस पर टैक्स लगते थे, उस कंसेप्ट को देखेंगे जो लेवरेज सिस्टम है। नेक्स्ट फ्रेंड देखेंगे हम लोग ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना हो गया है। ट्रीटी ऑफ वियना 1815 and the Bourbon dynasty, the Bourbon dynasty romanticism, role of romanticism in the development of nationalism. Next friend we see
as nation state. Britain as nation state. फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द रियल मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म एंड हाउ इट डेवलप्ड इन होल यूरोप, then it spread to whole world, and how the ideas of nationalism integrate the people. Okay friends, so let us start our first topic, that is the define nationalism and from where it came from. First of all friends, we see nationalism. राष्ट्रवाद, इसको हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किन शब्द से बना है? हम जब देश की बात करते हैं, जब राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सी फीलिंग होती है, और वो फीलिंग होती है एक होने का, एकीकरण का, एकता की फीलिंग होती है, भाईचारे की फीलिंग होती है, बंधुत्व की फीलिंग होती है, समानता की फीलिंग होती है। भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से जब सभी लोग जब एक बंधन में बंध जाए, जिसको बोलते हैं राष्ट्र, और जब राष्ट्र के बारे में सोचने लगे, राष्ट्र के बारे में उनकी भावनाएं एक हो जाए, तो इन्हीं सब टर्म को फ्रेंड्स वी कैन से नेशनलिज्म, इसको बोलते हैं लोग नेशनलिज्म। But friend, nationalism is a word of unity. Nationalism is a word of integration. Nationalism shows the feeling and emotion of oneness, and it is based on equality. Friend, the root of nationalism is connected with the French Revolution, the ideas of the French Revolution. The ideas of nationalism is closely associated with the rise of French Revolution, where we see French Revolution gave birth to the ideas of equality, liberty and fraternity. Friend, these three ideas work to unite the people on the ground level. And you know, these three words was the name of consciousness among the people. आखिर ये तीन शब्द निकल के कैसे आए? लोगों ने आज़ादी को कैसे महसूस किया, समानता को कैसे महसूस किया, भाईचारे को कैसे महसूस किया? तो उनके अंदर शोषण, जो उनके ऊपर जो शोषण हो रहे थे, इस शोषण का ही परिणाम था, अत्याचार का ही परिणाम था कि लंबे समय तक उन पर अत्याचार होते रहे, लेकिन लंबे समय के बाद उनको एहसास हुआ कि आखिर हमको इस शोषण से उबरना होगा, बाहर निकलना होगा। उनमें कॉन्शसनेस आई, और जैसा कि आप जानते हैं कि यह कॉन्शसनेस
यूरोप में ही आई, जिसका नाम है हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण, रीनासा। जो वर्ड रीनासा है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जब लोगों में यह समझ आई कि उनकी संस्कृति, उनकी कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन को खुद नहीं बचा सकते तो कोई और नहीं बचा सकता है, उनमें शिक्षा की भावनाएं आई, शिक्षा ग्रहण करने की भावनाएं आई, वो समाज को जानने लगे। इसी का तो नाम है पुनर्जागरण। बट यू फ्रेंड, यू नो, रीनासा मीन्स rebirth. Renaissance means rebirth, revival and reawakening of the people. But you know, it first originated in Italy. Then from Italy it reached to England, and then from England to whole Europe, and then from whole Europe to whole world. तो ऐसे होता है पुनर्जागरण हुआ। इट हैपेंड इन 16th century फ्रेंड, इन इटली। पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो इटली में ही हुई, यूरोप में ही हुई। और लोगों में यह जानने का ज्ञान हुआ कि जो उनका अस्तित्व है वो इसलिए है कि उनमें समानता का भाव आ जाए, एकता आ जाए, भाईचारा आ जाए, वो समाज को समझे, वो शोषण के खिलाफ खड़े हो, लड़े। यही सब राष्ट्रीय एकीकरण को, राष्ट्रवाद को, बौद्धिक विचार को आगे बढ़ाया। और यही बौद्धिक क्रांति थी। राष्ट्रवाद क्या था? तो बौद्धिक क्रांति थी जिसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, राष्ट्रीय भावनाओं को जन्म दिया, देश को जन्म दिया, राष्ट्र को जन्म दिया। सो फर्स्ट फ्रेंड, nationalism means we can say that a love, nationalism means love and devotion, deep love and devotion towards the nation. When one prefer unity, integration, brotherhood, then this is called nationalism. This is the political identity of a country, where we see this country, that country, but you know, which is based on equality, liberty and fraternity and integration and unity. First friend, you just try to know through diagram nationalism. Simply you see the name of, it's the name of unity. Integration, integration, it's the name of love and devotion. Devotion towards nation. It's the name of brotherhood. Brotherhood, भाईचारा, जहाँ पे सबकी सोच एक हो, जहाँ सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, उसी का नाम क्या है? तो नेशनलिज्म है। इंटीग्रेशन, यूनिटी, ब्रदरहुड, लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स द नेशन। एंड नेक्स्ट, integration in terms of integration in terms of integration in terms of equality,
लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेंड्स, इट्स द रिजल्ट ऑफ कॉन्शसनेस। कॉन्शसनेस या किसका परिणाम था? तो कॉन्शसनेस का परिणाम था। ये राइज कहां से हुआ? तो हम लोग इसको सिंपली राइज मानते हैं। कहां से? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या दिया? 3 शब्द दिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 3 शब्द निकल गया है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और ये 3 शब्द एक बॉन्ड का नाम किया। बॉन्ड, ये बॉन्ड है। नेशनलिज्म क्या है? ये बॉन्ड है। बॉन्ड मतलब बंधन, बॉन्ड है। और इसने बॉन्ड क्या किया? लोगों को जोड़ने का काम किया। तब जाकर के राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, राष्ट्रीय एकता की प्रसार हुई, राष्ट्रीय फीलिंग की प्रसार हुई। फ्रेंड्स, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो यूनाइट करते हैं, और इसी यूनिटी का नाम क्या है? तो नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मतलब होता है राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्र को जो फॉलो करे, राष्ट्र के सिद्धांतों को जो फॉलो करे, उनके नियमों को जो फॉलो करे, उसी को तो बोलते हैं राष्ट्रवाद। जैसे गांधीवाद था। गांधीवाद क्या है? तो गांधी के नियमों को जो फॉलो करे, उनके सिद्धांतों को फॉलो करे, इसी को तो बोलते हैं गांधीवाद। बट फ्रेंड्स, वी सी नेक्स्ट टॉपिक, next we see friend the result of French Revolution. What French Revolution gave to the world, and what was the impact of French Revolution on the world, and how the ideas of nationalism came from the French Revolution. Friend, जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस में बourbon डायनेस्टी था। उस डायनेस्टी का राजा था लुइस 16। लुइस 16 वो तानाशाह था, निरंकुश राजा था, जैसा वो चाहता था वही करता था। लेकिन प्रेम, उस राजवंश की समाप्ति हो गई फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, और उसको समाप्त कौन किया? तो वहां के रिवॉल्यूशनरी ने, वहां के क्रांतिकारियों ने। और क्रांतिकारियों ने उस राजवंश को समाप्त करके राष्ट्र को एक कर दिया, राष्ट्र में एकीकरण कर दिया फ्रांस को, और वहां पे डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक स्थापित की गई। वहां पे लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित की गई। वहां पे लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थापित की गई। लेकिन उसका, फ्रांस की क्रांति का एक क्रांतिकारी जिसका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, जैसा कि आप जानते हैं कि उसने बड़ी लड़ाई लड़ते लड़ते, राष्ट्र का प्रसार करते करते उसने बहुत सारे भूमि को जीत लिया था। वो उस जीती हुई भूमि पे उसने अपना एक कॉन्फेडरेशन स्थापित किया, जो 39 कॉन्फेडरेशन थे, और वहां पे कुछ नियम लागू किए, वहां पे कुछ नियम प्रसार किए, कुछ नियम बनाए, आर्थिक नियम, राजनीतिक नियम,
किसके जगह पे? तो जो बर्बन डायनेस्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे, जो नियम थे, जो रूल थे, जो हिसाब से चल रहा था, उसको हटाकर फ्रेंड जो नियम नेपोलियन ने बनाया उसी को हम लोग बोलते हैं नेपोलियनिक कोड। इट मीन्स दैट द लॉ एंड द रूल ऑफ रेगुलेशन which was made by Napoleon, that is called Napoleonic Code. It was also known as Civil Code. Civil Code of 1804. इसको सिविल कोड भी बोला गया, सिविल कोड बोला गया। सिविल कोड है क्या? तो फ्रेंड नेपोलियनिक कोड नेपोलियनिक कोड नेपोलियनिक कोड। इस कोड को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं सिविल कोड। सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804। फ्रेंड्स नेपोलियनिक कोड का फीचर्स क्या है? नेक्स्ट वी सी व्हाट वर द फीचर्स ऑफ नेपोलियनिक कोड, व्हाट वर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, व्हाट वर द नॉर्म्स इन सिविल कोड। हम ये देखेंगे कि आखिर सिविल कोड में कौन कौन से नियम थे, क्या क्या कानून था, कैसे सिस्टम थी नेपोलियनिक कोड। ये तो जान चुके कि नेपोलियनिक कोड किसके द्वारा बनाया गया? नेपोलियन के द्वारा बनाया गया। फ्रेंड्स नेपोलियनिक कोड had various factors, various norms and rules to regulate the society. We see first norms of Napoleonic Code. First Napoleonic Code friend बात करता है जितने भी विशेष अधिकार थे, all the privileges which was based on birth that was abolished in Napoleonic Code. नेपोलियन ने क्या किया? जितने भी विशेष अधिकार थे जो जन्म पे आधारित थे उसको खत्म कर दिया। नेक्स्ट क्या किया फ्रेंड? एबोलिश फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडल सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट जो आर्थिक पद्धति थी, जो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम था उन्होंने लाया, न्यू मेजरमेंट सिस्टम, न्यू कैलकुलेशन सिस्टम। नेक्स्ट नेपोलियन रूल ऑफ लॉ लाया। इस सिविल कोड में रूल ऑफ लॉ की भी चर्चा की गई है फ्रेंड। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स कानून का शासन, किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं, कानून का शासन। यानी जिस देश और राज्य का शासन वहाँ के कानून के अनुसार हो, किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार नहीं, उसको बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। तो नेपोलियन ने क्या लाया? रूल ऑफ लॉ लाया। यू नो वेरी वेल दैट रूल ऑफ लॉ टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी ऑफ पीपल। इट मीन्स दैट a law treated to everyone equally whatever a person's status, that is the rule of law. Next उसने मेजरमेंट की पद्धति लाई। फ्रेंड्स ये कुछ
रूल्स थे जो नेपोलियनिक कोड में था। ये रहा नेपोलियनिक कोड। लेकिन आफ्टर डिफीटिंग इन वाटरलू नेपोलियन हार जाता है फ्रेंड। कहाँ पे? तो वाटरलू की लड़ाई में। और उसके हारने के बाद कांग्रेस ऑफ वियना होता है। कांग्रेस ऑफ वियना, जिसको बोलते हैं वियना कॉन्फ्रेंस। किसकी अध्यक्षता में होती है? तो यह चार्ल्स ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में होती है। और इस कांग्रेस ऑफ वियना का मुख्य उद्देश्य यह है, बुर्बो डायनेस्टी यानी जो बर्बन डायनेस्टी है उसको कैसे फिर से स्थापित किया जाए, कैसे जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स, रूल एंड रेगुलेशन थे उसको कैसे फिर से स्थापित किया जाए, कैसे बर्बन डायनेस्टी को फिर से स्थापित किया जाए। किसके जगह पे? तो नेपोलियनिक कोड को हटाकर, नेपोलियनिक थ्योरी को हटाकर, डेमोक्रेसी को हटाकर, राजतंत्र को, लोकतंत्र को हटाकर, यानी लोकतांत्रिक सिस्टम को हटाकर फिर से मेटरनिक का यही उद्देश्य था, कांग्रेस ऑफ वियना का यही उद्देश्य था कि उस सिस्टम को कैसे हटाया जाए। यानी जो क्रांतिकारियों ने एक सिस्टम स्थापित किया था जिसको हम लोग बोलते हैं लोकतांत्रिक सिस्टम, उस सिस्टम को हटाना चाहते थे। किसमें? कांग्रेस ऑफ वियना में। और वो लोग फिर से क्या स्थापित किए? तो साम्राज्य, अपना साम्राज्य बर्बन डायनेस्टी को स्थापित किया। ओके फ्रेंड, we see all the lab topic in your next video. That's all. Thank you.